ये है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फुल ब्रेकडाउन वीडियो, जो है बड़े कमाल का साइंस फिक्शन मूवी जिसमें है एमसीयू और फैंटास्टिक फोर के लोर से भर के ईस्टर एग्स, जिन पर बात करेगा अपन इस वीडियो में। तो स्पॉयलर्स होंगे यहाँ पर, इसलिए एज ए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट घंटी, और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल का एक नया लोगो दिखता है टंबल करते हुए बिल्कुल 60s की तरफ, जो रेप्लिकेट करता है फैंटास्टिक फोर के टाइटल कार्ड के कलर कोड को। अब एमसीयू वाले अपने हर प्रोजेक्ट में एक नया बिगनिंग लोगो को लेके आ रहे हैं, जो उस फिल्म या सीरीज के स्पिरिट को दर्शाता है। वो पुराने हीरोज वाली रंग बिरंगी बिगनिंग क्रेडिट को शायद कर दिया गया है खत्म। फैंटास्टिक फोर है मार्वल की फर्स्ट फैमिली, 4 सुपर हीरो का जमावड़ा जो बनती है एक फैमिली और बनाते हैं फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर के अभी तक 3 इटरेशन बन चुके हैं। एक बननी शुरू हो गई थी 1983 में, जो कभी रिलीज नहीं हुई। दूसरी फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी 2005 में, जिसका सीक्वल फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर आया था 2007 को। 2005 वाली थोड़ी बहुत चली थी, पर 2007 वाली बुरी तरह पिटी थी। उसके बाद आई 2015 की वाहियात फैंटास्टिक फोर फिल्म, जिसने इस फ्रेंचाइज को पूरी तरह डुबा दिया। अब फाइनली केविन फाइगी और एमसीयू ने अटेम्प्ट किया है फैंटास्टिक फोर इटरेशन बनाने का। ये कहानी सेट है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ कोई एवेंजर्स नहीं है, बस है फैंटास्टिक फोर जो उन्हें इस दुनिया का एकमात्र सुपर हीरोज बनाते हैं। इस अर्थ को नाम दिया गया है 828, जो कॉमिक बुक राइटर जैक कर्बी पर ट्रिब्यूट है, क्योंकि उनका बर्थडे आता है अगस्त 28 को, यानी कि 828। एक्चुअली इस कहानी का इंस्पिरेशन लिया गया है 60s की स्पेस वॉर से, जहाँ 2 पावरफुल देश अमेरिका रशिया स्पेस और मून में जाने वाले पहला देश बनना चाहते थे, पर अमेरिका ने ये काम पहले कर दिया जब नील आर्मस्ट्रांग और कंपनी ने मून पर लैंड किया। इसी के बाद मून में जाने वाले सारे एस्ट्रोनॉट्स बन गए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टार्स की तरह। तो ये फिल्म सेट होगी 60s में, जिसका हिंट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बता दिया गया था। फिल्म की शुरुआत होती है बैक्स्टर बिल्डिंग के फर्स्ट लुक के साथ। बैक्स्टर बिल्डिंग पूरा एक्सटीरियर लुक भी मिलता है, जो कि है एक सिंगल वी शेप बिल्डिंग स्ट्रक्चर ब्लू कलर का, जहां लिखा है बड़ा सा 4, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। बैक्स्टर बिल्डिंग का एक और वर्जन एमसीयू में दिख चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां जॉन क्रेजेंस्की बने थे रीड। बैक्स्टर बिल्डिंग है कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का घर, जैसे स्टार्क टावर है टोनी स्टार्क का घर, जहाँ रीड अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। इस कमरे के अंदर कुछ सिंबल्स रखे गए हैं जो फैंटास्टिक फोर को ट्रिब्यूट देता है। एक स्टोन शेप टाइल जो द थिंग पर ट्रिब्यूट हो सकता है, पतला सा ये स्ट्रक्चर जो रीड के स्ट्रेची बॉडी पर ट्रिब्यूट हो सकता है, और आग जो जॉनी पर ट्रिब्यूट हो सकता है। सू का पावर है गायब होना, जो दिखेगा नहीं। वैसे ये पूरा इंटरनल लुक लोकी सीरीज में दिखने वाले टीवी की याद भी दिलाता है। हो सकता है ही हू रिमेन्स जिसने टीवी बनाई थी, उसको रीड के बैक्स्टर बिल्डिंग से ही इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि ही हू रिमेन्स है नाथानिएल रिचर्ड्स, रीड्स का ही वंशज। बैक्स्टर बिल्डिंग के दूसरे कमरों का लुक है बड़ा फ्यूचरिस्टिक, जिन्हें कलर कोड किया गया है। कमरे में रीड अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है, एक में ये लोग मीटिंग्स। फिल्म के बिगिनिंग में ही बता दिया जाता है कि सू है प्रेग्नेंट। कंपनी का टेस्ट किट से सू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। वहाँ लिखा आता है स्टोर्क, जो स्टार्क पर नॉट हो सकता है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर शायद करता हो, और इस दुनिया में वो बन गया हो विक्टर वॉन डूम। यहाँ रीड सू को अपने आने वाले बच्चे के रेफरेंस में सेल म्यूटेशन की बात करता है, जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक्स में है मार्वल का सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट। ये क्लियर किया जाता है कि फैंटास्टिक फोर के 4 साल हो गए हैं जब से ये लोग सुपर हीरो वाला काम कर रहे हैं, और इसी का सेलिब्रेशन होता है जब दिखता है एक लेट नाइट टॉक शो, जो कॉन्सेप्ट यूएस में काफी पॉपुलर है। इस शो का नाम है टेड गिलबर्ट शो, और टेड का किरदार निभा रहे हैं मार्क गैटिस। यूएस में लेट नाइट टॉक शोज जहाँ सेलिब्रिटीज का देर रात इंटरव्यू लिया जाता है काफी पॉपुलर है, और इस टेड गिलबर्ट शो का इंस्पिरेशन ऐसे ही शो से लिया हुआ है जैसे 60s का पॉपुलर शो एड सलिवन शो, जिस शो में उस सदी के पॉपुलर म्यूजिक बैंड बीटल्स को इसी तरह इंट्रोड्यूस किया गया था जैसे यहाँ फैंटास्टिक फोर को किया गया है। तो ये फ्रेम बीटल्स की इंट्रोडक्शन से इंस्पिरेशन ले रहा है। आजकल शोज में एंकर्स और कुछ नेता भी अपने डायलॉग्स टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, उस सदी में लिखे हुए स्क्रॉल से पढ़ी जाती थी, जो यहाँ भी दिखता है। टेड गिलबर्ट के स्क्रिप्ट में फैंटास्टिक फोर के एमसीयू ओरिजिन पर टिप्पणी है, जो उनके कॉमिक बुक ओरिजिन से सिमिलर है, जो है कुछ ऐसा। एक स्पेस एक्सीडेंट के बाद इनको मिल जाते हैं पावर्स। इस टीम का लीडर है रीड रिचर्ड्स, जो है एक ब्रिलियंट एरोनॉटिकल इंजीनियर, जिसने कॉमिक्स में डिसाइड किया था एक स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने का, और बाद में जब उसकी फंडिंग रोक दी गई, उसने एक अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट लिया, जहाँ एक कॉस्मिक रेडिएशन से टकराने के बाद उनके बॉडी में आया म्यूटेशन और उनको मिले पावर्स। रीड को मिले पावर्स अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करने का, हाथ पैर सब कुछ, समझ रहे हैं ना, और वो बने मिस्टर फैंटास्टिक। एमसीयू का रीड का एक वेरिएंट ऑलरेडी दिख चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, अर्थ 38 का रीड जो बने थे फैन फेवरेट जॉन क्रेजेंस्की। इसके अलावा फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में रीड बने थे इयॉन ग्रूफुट। 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में रीड बने थे माइल्स टेलर। जब इस ओरिजिन की बात की जाती है, कुछ पास इमेजेस दिखाए जाते हैं चारों हीरो से। एबॉन मॉस बैकरैक एकमात्र बार दिखते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में। ये सब तैयार हो रहे हैं अपने स्पेस मिशन के लिए। उनके एक्सीडेंट के पहले उनकी स्पेसशिप एक्सेलसियर का शॉट भी दिखता है स्पेस की तरफ उड़ते हुए। ये सब शॉट एक अलग एस्पेक्ट रेशियो
में लिया गया है जो वांडा विजन की याद दिलाता है, जहां मैट शैकमैन जिन्होंने उस सीरीज को भी डायरेक्ट किया था उन्होंने ऐसा ही अलग एस्पेक्ट रेशियो रखा था वांडा विजन के इनिशियल एपिसोड्स में। एक मोन्टाज सीन की शुरुआत होती है जहां रीड अपना स्ट्रेचिंग पावर्स का नमूना दिखाता है जो हमेशा से एक डिफिकल्ट चीज रही है फिल्मों में प्रोजेक्ट करने के लिए, पर इस फिल्म में बड़ा अच्छा लगता है जितना भी दिखाया गया है स्ट्रेचिंग को। अब आते हैं सू स्टॉर्म की तरफ, जो कि है रीड की गर्लफ्रेंड और खुद एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने भी जबरदस्ती रीड के साथ इस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन किया और कॉस्मिक रेडिएशन के उसे भी पावर्स मिले, और वो पावर्स है अदृश्य होने की यानी कि इनविजिबिलिटी, और लाइट को बेंड करने के पावर्स भी। तो वो बन जाती है द इनविजिबल वुमन। सू का किरदार निभा रही है वेनेसा कर्बी। बॉक्सी फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में सू बनी थी जसिका अल्बा। 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में केट मारा बनी थी सू। तो यहाँ अपने आइकॉनिक इनविजिबल फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करते हुए दिखती है, जिससे वो मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकती है और जो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। इस सीन में दिखता है 7-Up का गोला और एक मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड भी दिखता है। तो इस ऑल्टरनेट दुनिया में भी मैकडी है, कहीं नहीं छोड़ते पैसे वाले लोग। सही पकड़े हैं। फिर द थिंग को दिखाया जाता है एक शिप को बचाते हुए। रीड का बेस्ट फ्रेंड जिसने प्रॉमिस किया था बचपन में रीड को कि जब भी रीड स्पेस ट्रैवल के लिए स्टारशिप को बनाएगा तो उसे पायलट करेगा ग्रिप। बाद में यूएस नेवी में वो पायलट बन गया, पर अपने दोस्त को दिए हुए प्रॉमिस को उसने निभाया और उसके मिशन में शामिल हो गया। उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाया गया और उस कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू उसे भी पावर्स मिले, पर वो पावर्स कम, अभिशाप ज्यादा था। उसे मिली हल्क लेवल अपार शक्ति और ताकत, पर उसका बॉडी भी परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसकी बॉडी अब मस्कुलर ऑरेंज ईट टाइप का बन गया और उसे कहा जाने लगा द थिंग। द थिंग का किरदार निभा रहे एबॉन मॉस बैकरैक। फॉक्स की फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में बेन ग्रिम बने थे माइकल चिकलिस। इससे पहले 2015 की फैंटास्टिक फोर में जिस एक्टर ने थिंग का किरदार निभाया था जेमी बेल ने, जिसका लुक बिल्कुल वैसा ही रखा गया जैसे कॉमिक बुक राइटर जैक कर्बी जिन्होंने फैंटास्टिक फोर को लिखा उसे इमेजिन किया था। कर्बी ने खुद की जिंदगी से इंस्पिरेशन लिया था बेन के किरदार के लिए। कर्बी एक जीव रिफ्यूजी थे बेन के किरदार की तरह, जिनका बचपन रेफ्यूजी कैंप में बीता। बेन का लुक में है उनका वाइट फोरहेड और बेबी ब्लू आईज जो कॉमिक बुक एक्यूरेट है। पिछली फिल्मों में ऐसा नहीं था, जहाँ 2005 में एक्टर माइकल चिकलिस ने पहना था एक प्रैक्टिकल सूट। 2017 की फैंटास्टिक फोर में सीजीआई यूज किया गया था, पर उसे कॉमिक से अलग डार्क लुक दिया गया था। यहाँ लुक हालांकि परफेक्टली कॉमिक ही है, जो मार्क रफलो के हल की तरह मोकैप और सीजीआई से बनाया गया है। फैंटास्टिक फोर के ऑफिशियल कॉमिक बुक कवर को रिक्रिएट किया जाता है, जहाँ वो लड़ रहे हैं जाइगेंटो से, जो था एक डिविएंट म्यूटेंट जो रहता था मॉन्स्टर आइल नाम के अंडरग्राउंड जगह में। मोल मैन नाम के विलन ने उसे अपना गुलाम बना दिया था, जिसने उसका इस्तेमाल किया दुनिया के सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स पर अटैक करने के लिए। जब द फैंटास्टिक फोर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो मोल मैन ने उन पर जाइगेंटो को छोड़ दिया। जो फाइट यहाँ देखने को मिल रहा है, एक इन हाउस फैंटास्टिक फोर एनिमेशन सीरीज के दृश्य दिखाई देते हैं, जो ऑब्वियसली इंस्पायर्ड है 1967 की हाना बारबरा एनिमेटेड सीरीज से, जो फैंटास्टिक फोर पर ही आधारित थी, जहाँ थिंग बोलता है अपना तकिया कलाम। क्लॉबरिंग टाइम थिंग ने बोला था फैंटास्टिक फोर इश्यू 21 में सबसे पहले। के बाद से थिंग के किरदार के साथ ये जुड़ गया है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में इस तकिया कलाम को एक इन मूवी कार्टून सीरीज की उपज दिखाई गई है, जो एबॉन मॉस बैकरैक का बेन ग्रिम बिल्कुल पसंद नहीं करता, बोलना ही नहीं चाहता इसको। आखिर में एक सिनेमैटिक मूवमेंट में बोलता है गैरेटस को अटैक करने से पहले। फिर दिखाई देता है जॉनी स्टॉर्म एक बिल्डिंग में लगे आग को एब्सॉर्ब करते हुए। जॉनी स्टॉर्म है सू का भाई, एक कैसनोवा और यंग मैन जिसने अपनी बहन के साथ उस अनऑथराइज्ड टेस्ट फ्लाइट में ज्वाइन करने का फैसला किया, और उसे मिले पावर जहां उसका पूरा शरीर में आग निकल सकता है और वो उड़ भी पाता है। उसे नाम मिलता है द ह्यूमन टॉर्च का। जॉनी स्टॉर्म का किरदार निभा रहे हैं जोसेफ क्वेन, जिन्होंने एक ही सीजन में प्रचलित नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में सीन स्टीलिंग एक्ट किया था। उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी मानसन का किरदार निभाया था चौथे सीजन में। मेरे हिसाब से वो स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले सीजन के बेस्ट परफॉर्मर थे और उनका डेथ सीन हिला के रख देता है। फॉक्सी फिल्मों में 2005 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में जॉनी बने थे एमसीयू के कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस, और 2015 वाली फ्लॉप फैंटास्टिक फोर इटरेशन में एमसीयू के किल मॉन्गर बने थे जॉनी स्टॉर्म माइकल बी जॉर्डन। जॉनी को वहां कुछ फायर फाइटर्स इस सीन में एज ए ट्रिब्यूट कर रहे सैल्यूट, जो एक्चुअली है कैमियोज 1990s की अनरिलीज फैंटास्टिक फोर मूवी के सार्कास्ट का। जे अंडरवुड ने निभाया था जॉनी का किरदार और माइकल बेली स्मिथ ने निभाया था ग्रिम का किरदार उस फिल्म में। इसके अलावा पूरी की पूरी कास्ट एक और क्लिप में कैमियो करते हुए दिखती है, जिनमें शामिल है रेबेका स्टैप जिन्होंने सू स्टॉर्म का किरदार निभाया था, और एलेक्स हाइड वाइट जो बने थे मिस्टर फैंटास्टिक उसी अनरिलीज फिल्म में। एलेक्स उसके बाद भी कैमियो करते हैं एक न्यूज रिपोर्टर के रोल में। जॉनी फिर आकाश में बनाता है फोर का मार्क, जो 2007 की फैंटास्टिक फोर फिल्म में भी बनाया था क्रिस एवंस की जॉनी स्टॉर्म ने। फिर जॉनी जॉन अब्राहम का पोज लेते हुए दिखता है एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड में, जो एडवर्टाइजमेंट है कॉपरटोन नाम के प्रोडक्ट का। रियल लाइफ में इसी एडवर्टाइजमेंट में एक यंग बच्ची दिखती है। छोटी बच्ची हो क्या? पैनम बिल्डिंग को बर्बाद करते हुए दिखता है हावी एल्डर एके मोलमैन, जिसे निभा रहे हैं पॉल वॉल्टर होसर। हावी रूपर्ट एल्डर को अपने बिजार फिजिकल अपीयरेंस और पोर आईसाइट की वजह से हर जगह मायूसी मिली और बचपन से उसका मजाक उड़ाया गया।
तो वो निकल जाता है दुनिया पर राज करने के लिए अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस और नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो अपने आंखों से देख नहीं सकता, बट डेयरडेविल की तरह अपने दूसरे सेंसेस को सुपर हीरो लेवल तक पहुंचा दिया है उसने। ये एक्चुअली कॉमिक्स में हुआ था, जहां मोल मैन ने पैन एम बिल्डिंग जो मैनहट्टन में था उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी एज ए प्रोटेस्ट, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े बिल्डिंग उसके अंडरग्राउंड जगह सबटेरेनिया को इफेक्ट कर रहे थे। पैन एम बिल्डिंग एक रियल वर्ल्ड लैंडमार्क इन न्यूयॉर्क सिटी है, जिसे रीनेम किया गया है मेटलाइफ बिल्डिंग के नाम से इन 1981। बाद में सूर के कहने पर मोल मैन ने लोगों को गैलेटर से बचाने की उसकी जगह सबटेरेनिया में छुपाया था। ये भी कॉमिक से लिया हुआ है, जहां सू ने हार्वी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा भी आता है मोल मैन के बारे में, मोल मैन द मेनस फ्रॉम बिलो, और बाद में सू ने उसे सुधारा था, उस पर भी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखाई देता है। नीचे लिखा है बेन ग्रीन स्पीक्स एट हाइजमैन अवार्ड, जो एक एनुअल अवार्ड फंक्शन है जो टॉप कॉलेज लेवल के फुटबॉल प्लेयर को दी जाती है। ग्रिम खुद कॉलेज टाइम में टॉप का फुटबॉल प्लेयर था, जिसे फुटबॉल स्कॉलरशिप भी मिली थी। वही बगल में लिखा है प्रेसिडेंट टेक्स डिप्लोमेटिक ट्रिप टू अंडरग्राउंड रेल्म, जो है मोल मैन का जगह फैंटास्टिक फोर के न्यूयॉर्क के नीचे स्थित है। फैंटास्टिक कार के दर्शन होते हैं, एक प्यारा नीला कलर दिया गया है जो उड़ता है, और वहां लिखा आता है फैंटास्टिक कार, इनकेस कोई मिस ना करे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फैंटास्टिक कार के अलग वर्जन हमने पिछली फिल्मों में भी देखा है। फैंटास्टिक कार एक ऐसी गाड़ी है जो उड़ सकती है, और इसे बनाया था रीड रिचर्ड्स ने। हालांकि ये दुनिया सेट है 60s में, दुनिया में मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजी बड़ी पड़ी है, जैसे इस कुत्ते को वॉक करवा रहा है ये एक रोबोट, जो ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि इस दुनिया में दिमाग है रीड रिचर्ड्स का, जो कि है the smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. इसलिए रीड बच्चों को पढ़ाते हुए भी दिखता है एक सीन में। जॉन मैल्कोविच निभाने वाले थे फैंटास्टिक फोर विलन रेड घोस्ट का किरदार, जिनका रोल अनफॉर्चुनेटली काट दिया गया है। रेड घोस्ट था इवन क्रेगॉफ, जिसके पास थे 3 बंदर, गांधी जी वाले बंदर नहीं, उन पर वो एक्सपेरिमेंट्स करके फैंटास्टिक फोर के कॉस्मिक पावर्स को रेप्लिकेट करना चाहता था। इन शॉर्ट वो इन बंदरों के साथ अपना बनाना चाहता था एक और फैंटास्टिक फोर। एक कॉस्मिक बेल्ट से पास होने के बाद इन सबको पावर्स मिले। एक बंदर को मिला पावर्स ऑफ अपार शक्ति थिंग की तरह, दूसरा शेप शिफ्टर बन गया, तीसरे को मैग्नेटिज्म पर कंट्रोल करने के पावर्स मिले, और इवन खुद स्पिरिट जैसा बन गया जिसको कोई छू नहीं सकता, और उसने खुद को नाम दिया रेड घोस्ट का। और उनके सीन का एक पार्ट दिखता है इस फिल्म में। रेड घोस्ट के बंदरों में से एक ओरंगुटैन दिखता है रीड के साथ लड़ते हुए इस सीन में। फ्यूचर फाउंडेशन है एक ऐसी संस्था जो रीड रिचर्ड्स ने शुरू की ताकि ब्रिलियंट माइंड्स को मौका मिले। रिचर्ड्स का प्लान था वो उस यंग न्यू टीम को गाइड करे इस इंस्टीट्यूशन में, ताकि ये सब दुनिया के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सके। इस फिल्म में फ्यूचर फाउंडेशन को यूएन टाइप एक बड़ी संस्था दिखाया गया है, जिसे लीड कर रही है सू स्टॉर्म। इस संस्था के थ्रू देशों को एनकरेज किया जाता है कि बंदूक छोड़ दे ये लोग, क्योंकि इस दुनिया में प्रोटेक्टर्स हैं F4 जो इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सारे देश इस पर एग्री करते हैं, पर एक सीट खाली रहती है वहाँ जहाँ लिखा हुआ है लेटवेरिया। लेटवेरिया है विक्टर वॉन डूम का किंगडम, जो फैंटास्टिक फोर से नफरत करता है। डूम होने वाला है एमसीयू का नया विलन, जिसकी झलक पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है। ये किरदार निभाने के लिए वापस आ रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मार्वल कि आयरन मैन जिसने मार्वल की शुरुआत की थी अब डूम बन गया है, वो सबसे बड़ा सवाल है। पर इस पर एक थ्योरी है मेरा, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल देखने को मिलते हैं। एक मैगजीन है फैमिली टुडे, जहां लिखा आता है क्रिसमस इन द बैक्स्टर बिल्डिंग, गार्डन टिप्स बेन ग्रिम का चित्र के साथ मोल मैन वाला न्यूज़पेपर हेडलाइन भी दिखता है यहाँ पर। एक टाइटल में है इंजीनियरिंग, जहाँ रीड रिचर्ड्स का चित्र है। एस्ट्रोनॉट रेस्क्यूड लिखा आता है एक न्यूज़पेपर टाइटल में, जहां नीचे लिखा आता है हीरोज बिकम सुपर हीरोज, जो फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन पर टिप्पणी करता है। नीचे लिखा आता है मैट थिंकर के बारे में, जो है एक और फैंटास्टिक फोर विलन। मैट थिंकर इससे पहले एक और न्यूज बुलेटिन में भी रेफर हो चुका है। मैट थिंकर था जूलियस, एक जीनियस जो ऑब्सेस हो गया था प्रोबेबिलिटीज से। इसकी वजह से उसने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए ताकि वो फ्यूचर को भाप पाए। स्पिरिट मशीन्स के साथ वो न्यूयॉर्क के क्रिमिनल गैंग्स के साथ काम करने लगा। एक और क्लिप में दिखते हैं चारों हीरोज एक फोटो लेते हुए, जो एक्चुअली थ्रोबैक है फैंटास्टिक फोर की पहले कॉमिक बुक कवर की। देखने को मिलता है एक मोन्टाज शॉट जहां लोग फैंटास्टिक फोर को थैंक्स बोल रहे हैं, जो 2 एवेंजर्स के आखिरी शॉट की याद दिलाता है, जहां न्यूयॉर्क वाले बैटल के बाद लोग एवेंजर्स को थैंक्स बोलते हैं। फिर बजता है माइकल जकीनो का ब्रिलियंट स्कोर, जो इस फिल्म का हार्ट बीट है। इनफैक्ट जब भी सुनाई देता है हमारा दिल का एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है कि नहीं? Wow. ग्रिम का ये लाइन, I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip. एक्चुअली क्लेवर नॉट हो सकता है द बियर सीरीज पर, जहाँ से एबन मॉस बैकरेक जो द थिंग का किरदार निभा रहे हैं फेमस हुए थे। जिस सीरीज में निभाते हैं एक शेफ का किरदार, तो अदरक का स्वाद मालूम होगा उनको। यहाँ ये कुकिंग सेशन हो रहा है, उसके ऊपर दिखते हैं ये लाइट। तो द लोकी सीरीज टाइम वेरेज ऑथोरिटी यानी कि TVA के अड्डे में भी दिखे थे। जॉनी यहाँ सीरियल खा रहा है, उसके कवर पर है उसी का फोटो। एक्चुअली ये फोटो फैंटास्टिक फोर के एक पोस्टर में भी देखने को मिला था। फिर दिखता है हर्बी, जिसका कॉमिक बुक कहानी है काफी इंटरेस्टिंग। फुल फॉर्म है हर्बी हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ड फॉर इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली हर्बी को इंट्रोड्यूस किया गया था एनिमेटेड सीरीज द न्यू फैंटास्टिक फोर में, जो बच्चों के लिए था। मेकर्स को लगा था कि जॉनी के पावर जहां उसकी शरीर से आग निकलती है बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो
जॉनी को बदल के हर्बी को डाला गया था उस एनिमेटेड सीरीज में। उसी के बाद हर्बी कॉमिक्स में भी फैंटास्टिक फोर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। हर्बी था एक रोबोट जिसके पास एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बनाया गया था डॉक्टर रीड के द्वारा। कुछ और आर्टिकल्स आए हैं जहां लिखा आता है फैंटास्टिक फोर ग्रोइंग, जो हर्बी ने पकड़े हुए डायपर्स। सिटी न्यूज नाम की पत्रिका में बैक्स्टर बिल्डिंग दिखता है जिसके बगल में लिखा आता है बैक्स्टर बिल्डिंग इज गेटिंग अ मेकओवर, फैंटास्टिक थिंग्स लाइज अहेड फॉर दिस फैंटास्टिक फैमिली। एक और मैगजीन हश हश में लिखा आता है सुपर बॉय और सुपर गर्ल। कॉमिक्स में दोनों ही हुए थे रीड और सुको, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और वेलेरी रिचर्ड्स नाम थे उनके बच्चों के, पर यहाँ इस फिल्म में एक ही बच्चा होता है। इज द बैक्स्टर बिल्डिंग सेफ फॉर अ चाइल्ड लिखा आता है नीचे। द चाइल्ड कुड हैव सुपर पावर्स। बगल में सू और फ्रैंकलिन की फोटो दिखते हैं जहाँ लिखा आता है व्हाट इज इट लाइक एट होम फॉर दीज टू। बगल की पत्रिका का नाम है टीवी मिरर जहाँ लिखा मेमोरीज दैट विल मेक सू लाफ एंड क्राई। एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट पावर्स विल द चाइल्ड हैव। तो लोगों को पक्का यकीन है कि रीड और सू के बच्चे के पास पावर्स होंगे, जो होते हैं सच में, के बारे में मैं आखिर में आऊंगा। हम मिलते हैं फ्यूचर फाउंडेशन के चीफ ऑफ स्टाफ जिस किरदार को निभा रही है सारा नाइल्स। रीड बनाता है एक ब्रिज टेलीपोर्टेशन डिवाइस जिसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, जो बाद में फिल्म में बड़ा काम आएगा। खैर, जहाँ कॉमिक्स में और पिछली फिल्मों में द थिंग की पत्थरी रूप से लोग डरते थे, इस यूनिवर्स में द थिंग है काफी पॉपुलर। उसका खिलौना भी काफी चल रहा है इसी दुनिया में। कई सारे ईस्टर एग्स। ये जगह जहाँ द थिंग अपनी ताकत का नमूना दिखा रहा है वहाँ लिखा है यांसी स्ट्रीट। का कॉमिक्स में था द थिंग से काफी गहरा कनेक्शन। यहाँ दिखते हैं कुछ कॉमिक बुक्स और एक बिलबोर्ड में लिखा है स्टैनली, जो फैंटास्टिक फोर एक कॉमिक बुक राइटर स्टैनली नॉट हो सकता है। यहाँ लिखा आता है मेसी, एक कॉमिक बुक ईस्टर एग है। कॉमिक्स में गैलेक्टस ह्यूमन फॉर्म में अर्थ में आया था द थिंग के साथ एक बार में, जहाँ वो मिला था इस महिला से जिसका नाम था मेसी। तो ये इसी पर नॉट होगा। एक जगह में लिखा आता है कैप्लन, जो नॉट हो सकता है जेफ कैप्लन पर, जो इस फिल्म के राइटर्स में से एक है, या फिर वांडा के बेटे विलियम कैप्लन पर भी नॉट हो सकता है, जो अपने अगले जन्म में थिंग की तरह जू घराने में पैदा हुआ था। विलियम ऑलरेडी दिख चुका है एगाथा सीरीज में। एक जगह में लिखा आता है शेकरबर्ग पॉन शॉप, जो नॉट है हायरम शेकरबर्ग पर। यांसी स्ट्रीट में एक पॉन शॉप चलाता था वो, बेन ग्रिम ने उसके लिए कॉमिक्स में काम भी किया था। इसी पॉन शॉप में द थिंग ने फ्रैगमेंट ऑफ स्टेलोडेक्स स्टोन रखा था बाद में, जिसके इस्तेमाल से उसने एंगेजमेंट रिंग बनाया था अपने प्यार एलिशा मास्टर्स के लिए। हालांकि एलिशा यहाँ नहीं दिखती। प्रचलित एक्ट्रेस नताशा लियोने दिखती है एज रेचल रॉसमैन, एक जूइश स्कूल टीचर जिनको दिया गया है बहुत छोटा सा रोल, जहाँ थिंग और उसके बीच हिंट ऑफ रोमांस दिखाया गया है। शायद सीक्वल्स में डेवलप होगा ये चीज। थिंग दिखता है अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट ट्रेंच कोट और हैट के साथ इंसानी रूप के खोने का मलाल करते हुए। बेबी के आने की खुशी में रीड पूरी दुनिया को बेबी प्रूफ कर रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो नाम लेता है 3 विलन्स का जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पपेट मास्टर, वही तो पपेट मास्टर एके फिलिप्स मास्टर रेडियो एक्टिव क्ले की मदद से पपेट्स बनाता है जो बिल्कुल रियल लाइफ लोगों की तरह लगता है, जिससे वो उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वो क्ले पपेट को स्ट्रिंग पर अटैच करता है। उसके पास सॉर्ट ऑफ साइकोनिक एबिलिटी है जिससे वो ये माइंड कंट्रोल कर सकता है। वो द थिंग से नफरत करता है क्योंकि बेन ग्रिम उसकी स्टेप डॉटर एलिशा मास्टर्स से प्यार करता है। विजर्ड था डॉक्टर बेंटली विटमैन जिसके पास था सुपर ह्यूमन लेवल ऑफ जीनियस और वो इसका इस्तेमाल करता था काफी सारी अच्छी बुरी चीजों के लिए, स्पेशली साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए जो वो अमीरों को बेचता था। उसने तो विजर्ड का तमगा तब लिया जब वो अपने इन्वेंशन के थ्रू मैजिक दिखाता था लोगों को। फैंटास्टिक फोर के आने के बाद जॉनी स्टॉर्म को ज्यादा अटेंशन मिलने लगा, विजर्ड को हुई जलन, तो तब से उसने तय कर लिया कि वो जॉनी को हराएगा और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। डियाब्लो था एस्टेबन कोरोजन डियाब्लो जो राजघराने में पैदा हुआ था 9th सेंचुरी में ज़ारागोसा नाम की जगह में। वो इंटरेस्टेड होने लगा मैजिक में जिस पर उसने मास्टरी की और फाइनली ट्रांसवेलेनिया में सेटल हो गया जहाँ उसने राज किया, पर वहाँ के लोगों को काफी टॉर्चर किया। बैटल के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अपनी महल में कैदी बना दिया। कई सालों बाद फैंटास्टिक फोर ट्रांसवेलेनिया में वेकेशन में गए जहाँ द थिंग ने उसे गलती से आजाद कर दिया और फिर वो बन गया फैंटास्टिक फोर का विलन। फाइनली आसमान लिटरली फटता है और अपीयर होती है सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर का किरदार नॉर्मली एक आदमी नॉर्दर्न रैट के रूप में ही फेमस हुआ है और वो दिखा भी था 2007 रिलीज फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में एज सॉर्ट ऑफ एंटागनिस्ट। और कॉमिक्स में एक फीमेल सिल्वर सर्फर भी है जिसका नाम है शैला बेल। जब कॉमिक्स में शैला बेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक्चुअली सिल्वर सर्फर नॉर्दर्न रैट की लव इंटरेस्ट थी। वो लोग ज़ेनला नाम के प्लेनेट में रहते थे पर नॉर्दर्न बन गया था द सिल्वर सर्फर। गैलेक्टस से अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए शैला बेल को फिर मिला मेफिस्टो जो उसे अर्थ ले गया। मेफिस्टो ने उसकी मेमोरी को वाइप कर दिया। शैला बेल फिर वापस ज़ेनला आई और उसके पास अब सिल्वर सर्फर के पावर्स थे। उसने इस पावर्स का इस्तेमाल करके ज़ेनला में लाइफ को फिर से रिस्टोर किया और वहाँ की लीडर बन गई। शैला बेल सिल्वर सर्फर का किरदार निभा रही है ओजार्क फेम जूलिया गार्नर। उनको ये सारा फेम और अवार्ड मिला है नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क के लिए जहां वो रूथ लैंगमोर का किरदार निभाती है। यहाँ शैला बेल को एक ओरिजिन दिया गया जहाँ उसकी एक बेटी है जो कॉमिक्स में भी था जहाँ मेल सिल्वर सर्फर नॉर्दर्न रैट और शैला बेल के हुई थी एक बेटी। ज़ेनला के भी दर्शन होते हैं इस फिल्म में जहाँ वो एक बीच आइलैंड है जहाँ है 3 चांद। ज़ेनला के 3 भगवान पर नॉट हो सकता है ये जिनके नाम थे थ्रान, आयरॉक्स और सिरियुलाल। सिल्वर सर्फर
गैलेक्टस के आगमन को अनाउंस करती है कुछ ऐसे जो है बहुत क्रीपी। I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. गैलेक्टस को रिफर करती है एज अ डिवोरर, जिसका कॉमिक बुक नाम है डिवोरर ऑफ द वर्ल्ड्स। जब सिल्वर सर्फर नीचे आ रही होती है, दो किरदार दिखते हैं जो निभा रहे हैं आइकॉनिक कॉमिक बुक राइटर्स स्टैन ली और जैक कर्बी के किरदार। उनके कमरे में दिखता है टाइमली कॉमिक्स का लोगो, जो मार्वल कॉमिक्स का पुराना नाम होता था, और कॉमिक आर्ट भी दिखता है ओग लिव्स ऑन कॉमिक बुक रन का, जो टाइमली कॉमिक्स का एक कॉमिक बुक था। एक चित्र दिखता है उताओ द वॉचर का, जिसका काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना, जो किरदार वॉट एवर एनिमेशन सीरीज में दिख चुका है। और बगल में दिखता है जायगेंट और फैंटास्टिक फोर के फाइट का चित्र। तो इसी यूनिवर्स के सुपर हीरो के बारे में लिख रहा है इस दुनिया के कर्बी और स्टैन। में दिखते हैं कुछ और ईस्टर एग्स। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने खुद पर एक ईस्टर एग रखा है एज एक बिलबोर्ड में लिखा है वेस्ट व्यू, जो कि है वांडा विजन नॉट, जिसे डायरेक्ट किया था मैट शैकमैन ने ही। वेस्ट व्यू उसी जगह का नाम था जिसे उस सीरीज में वांडा ने अपने हेक्स के अंदर डाला था। एक बिलबोर्ड में लिखा आता है द अटैक ऑफ फंगस, जो एक प्रचलित टीवी शो लास्ट ऑफ अस पर नॉट है, जिसके लीड में है पेड्रो पास्कल, जो रीड का भी किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर। आर्को पैलेस लिखा है एक जगह में, जो एक रियल लाइफ ब्रॉडवे थिएटर है। खैर इसी सीन के बाद शाला बेल और जॉनी के बीच होता है एक हिंट ऑफ एक्शन सीन, जो फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर की इस एक्शन सीन की याद दिलाती है, जहाँ जॉनी और मेल सिल्वर सर्फर के बीच भिड़ंत हुई थी। जॉनी और सर्फर के बीच होती है आंखों की गुस्ताखी और जॉनी प्यार में पड़ जाता है सर्फर के। Johnny thinks they had a moment. वैसे ये शॉट लग बड़ा सुंदर रहा है और द एवेंजर्स मूवी से आयरन मैन के इस सीन की याद दिलाता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के सितारे शिप पर न्यूक्लियर मिसाइल फेंकता है। चार हीरोज डिसाइड करते हैं कि वो लोग गैलेक्टस के पास जाकर उसे फेस करेंगे। सब अपने स्पेस सूट में बढ़ते हैं एक्सेसियर की तरफ, स्लो मोशन वॉक लेते हुए, जो इमेजेस अपोलो 18 मूवी की याद दिलाती है, जो मैट शैकमैन के इंस्पिरेशन में से एक है। इस मूवी के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था। But in terms of other movies, Apollo 13, I mean that movie is extraordinary. ये लोग करते हैं डायमेंशन हॉपिंग, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की इस सीन की याद दिलाती है। और हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की आइकॉनिक कॉम्प्लिकेटेड मूवी इंटरस्टेलर मूवी भी इस मूवी की इंस्पिरेशन रही है। शैकमैन ने उसी इंटरव्यू में कंफर्म किया था। I looked at a lot of the most, brilliant space movies that have ever been made, including of course Interstellar. जॉनी ड्रैगनमैन नाम के विलेन पर रेफर करता है। कौन है ड्रैगनमैन? ड्रैगनमैन था एक एंड्रॉइड जिसे बनाया था एक प्रोफेसर ग्रेस्टन गिलबर्ट ने, क्योंकि गिलबर्ट की पूरी फैमिली की मौत हो गई थी, तो उसे चाहिए थी कंपनी, पर वो एंड्रॉइड में जान नहीं फूंक पाया। वो काम किया डियाब्लो ने, जिसने उस एंड्रॉइड को मैनिपुलेट किया कि वो फैंटास्टिक फोर पर अटैक करे। फैंटास्टिक फोर देखते हैं गैलेक्टस की स्पेसशिप की तरफ, जो कि है टाटू नाम का विशाल स्पेसशिप। सिल्वर सर्फर उनको वेलकम करती है बड़ी क्रीपीली कि गैलेक्टस उनका इंतजार कर रहा है। तभी उनको मालूम पड़ता है कि सिल्वर सर्फर ही है वो जो प्लेनेट को चूज करती है जिसे गैलेक्टस खाता है। एक्चुअली यही काम होता है कॉमिक्स में हेरल्ड्स का, जो है नौकर गैलेक्टस के। वो लोग खोजते हैं उन यूनिवर्स को जो उनका मास्टर की खाने लायक हो, और वो उस यूनिवर्स को गैलेक्टस के आने का वार्निंग भी देते हैं, जो शाला बेल ने किया था इस फिल्म में। उनके पास गैलेक्टस के पावर और कॉस्मिक का एक छोटा सा टुकड़ा रहता है। इससे पहले कॉमिक्स में हेरल्ड्स रह चुके हैं फॉरेन वन, मेल सिल्वर सर्फर, नॉरिन रैड और एयर वॉकर जैसे किरदार। जो विजुअल्स गैलेक्टस के अड्डे में देखने को मिलते हैं लाजवाब, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉमिक बुक से किसी ने चेप दिया हो। फाइनली अपीयर होता है गैलेक्टस, पहले दिखता है उसकी आंख और फिर अल्ट्रा विशाल शरीर जो कनेक्टेड है उसके शिप टाटू से। इस किरदार को मोकैप के थ्रू निभा रहे हैं रैल्फ इनसन। गैलेक्टस है एक कॉस्मिक बीइंग जो किसी भी प्लेनेट में दिखने वाले लाइफ एनर्जी को खा देता है। इन शॉर्ट पूरे प्लेनेट को निकल जाता है गैलू बिना डकार के। अबे क्या कर रहा है यार? पर कॉमिक्स में इससे पहले वो गैलर ऑफ टा नाम का आदमी था, क्योंकि उसकी यूनिवर्स मर रही थी, तो कुछ कॉस्मिक एंटिटीज ने उसके अंदर पावर भर के उसे बना दिया गैलेक्टस। 2015 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में गैलेक्टस को दिखाया गया था एज अ डिसअपॉइंटिंग हवा का झोंका। गैलेक्टस अपने ह्यूमन ओरिजिन गैलेंट पर भी रेफरेंस देता है और फाइनली वो रिवील करता है कि उसे चाहिए रीड और सू का बच्चा, जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ऑब्वियसली गैलो फ्रैंकलिन को खाना चाहता है, इसीलिए फ्रैंकलिन का सामना गैलेक्टस से हो चुका है कॉमिक्स में, जहां फ्रैंकलिन ने अपने पावर से गैलेक्टस को उसका चमचा बना दिया था। बेसिकली फ्रैंकलिन बोलता था गैलू नाच, तो गैलू नाचता था। एक ब्रिलियंट चेस सीक्वेंस में जहां गैलेक्टस सू के लेबर को ट्रिगर कर देता है। सर्फर और जॉनी के बीच होती है फाइट, सब लोग निकल जाते हैं वहां से एक्सेसियर पे। सिल्वर सर्फर उनका पीछा करती है। एक वक्त उसका हाथ सू के पेट के अंदर तक पहुंच जाता, जो बहुत ही डरावना लगा मुझे। ऐसा लगा कि फ्रैंकलिन को खींच ही लेगी वो। जॉनी सर्फर को हॉट बोलता है, फिर वो लोग पहुंच जाते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार के पास। न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है एक विशाल तारे के ग्रेविटेशनल बर्बादी से एक सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद, और इससे क्रिएट होता है ब्लैक होल। जो ब्लैक होल दिखता है यहाँ पर भी उनका ब्लैक होल और उसके इर्द गिर्द के विजुअल्स कमाल के थे। फाइनली स्पेस में पैदा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिसे सू नाम देती है अपने पिता फ्रैंकलिन स्टॉर्म पर। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा। वो है एक म्यूटेंट और एक पावरफुल रियलिटी रैपर। वो है मार्वल की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक। बचपन से ही पावरफुल था वो। फ्रैंकलिन ने अपने गॉड लाइक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को रिस्टोर भी किया था जब मल्टीवर्स बर्बाद हो गई थी इनकर्जन की वजह से। तो बेसिकली मार्वल की आने वाली इवेंट मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन का क्रूशियल रोल होगा। F4 एक महीने बाद पहुंच जाते हैं अर्थ में वापस, जब उनके वेलकम में दिखता है WHIH न्यूज चैनल, MCU का फिक्शनल न्यूज चैनल जो कई मार्वल मूवीज में दिख चुका है।
वही F4 फेस करते हैं न्यूज रिपोर्टर्स को, जहां रीड सब बोल देता है इतना भी सच नहीं बोलना था भाई। He asked for our child. लोग हो जाते हैं F4 के खिलाफ और एक कल्ट तो गैरेटस के सपोर्ट में निकल जाता है एवरेस्ट की तरफ। ऐसा ही कुछ हमने रिसेंट रिलीज आयरनहार्ट सीरीज में भी देखा था, जहां थैनोस का भी एक कल्ट दिखता है वहां पर। लोग बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर F4 के खिलाफ दे रहे हैं धरना, जिन्हें चुप कराती है सू एक आउटस्टैंडिंग स्पीच में। वनेसा कर्बी का किरदार इस फिल्म का हीरो है, जिसे हीरो वाला स्पीच मिलता है और एंड में एक विलेन को हराने का चांस भी। वनेसा एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है जो शाइन करती है। बेन ग्रिम को दाढ़ी मूंछ आ गई है, जो कॉमिक्स में भी हुआ था उसके साथ, और पहुंच जाता है गैरेटस। जब पहुंचते ही यूनिवर्स की मिट्टी पत्तों को सूंघता है कि आज अच्छा खाना मिलेगा उसको। आगे बढ़ते हुए एक जगह लिखा था ग्रीनवुड होटल, जो सिल्वर सर्फर से रिलेटेड एक किरदार का नाम था। इसी बीच वो रीड को रबर की तरह खींच लेता है, ऑलमोस्ट फट जाता है रीड, जो बहुत ही डरावना सीन लगा मेरे को। वो छोटो फ्रैंकलिन को खाने वाला होता है, तभी सू अपना फुल पावर दिखाती है, फिर ये कहे कि माँ की शक्ति दिखाती है और गैरेटस को वॉर्म होल के अंदर डाल देती है, पर वो वहां से भी निकल जाता है। जॉनी फिर डिसाइड करता है कि वो सैक्रिफाइस करेगा अपनी भतीजे के लिए, और उससे पहले सिल्वर सर्फर उसको वहां से हटा देती है और सैक्रिफाइस दे देती है। गैरेटस के साथ उस ऑल्टरनेट डिमेंशन के अंदर चली जाती है, जो 2007 की रिलीज फिल्म राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में भी हुआ था, जहां डॉरिन रैड सिल्वर सर्फर ने हवा के झोंके गैरेटस को हराया था उस फिल्म में। सू परी हुई होती निस्तब्ध, जैसे द एवेंजर्स में आयरन मैन के साथ हुआ था। बाकी के फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स की तरह वहां रो रहे होते हैं, तभी फ्रैंकलिन दिखाता है अपना पावर, अपनी माँ को जिंदा कर देता है, बिल्कुल द इनक्रेडिबल मूवी के आखिरी सीन की तरह, जहां बेबी जैक ने अपने पावर्स दिखाए थे विलन को हराने के लिए। आखिरी शॉट में पहुंच जाते हैं उसी टेड गिलबर्ट शो में, जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी, जहां टेड अब F4 को इंट्रोड्यूस करना चाहता है एज फैंटास्टिक 5, क्योंकि अब फ्रैंकलिन भी उनके साथ है, जो एक कॉमिक बुक रन का नाम भी था, जिसमें F4 थे और कुछ इटरेशन में फ्रैंकलिन भी था। एट द एंड ऑफ इट ऑल, ये है तो सुपर हीरोज, पर एक परिवार भी है, मार्वल का फर्स्ट फैमिली भी है। बाकी जो कुछ क्रेडिट सीन में था वो पोस्ट क्रेडिट सीन वीडियो में डाल दिया है, और फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड हर वीडियो फैंटास्टिक फोर वाले प्लेलिस्ट में रख दिया है, दोनों आखिर में है, चेकआउट कर सकते हैं। ये है सारे इस तरह जो मुझे मिले इस फिल्म से। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा, और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।